तक दूर रहे, अब एक साथ ठाकरे ब्रदर्स खड़े हैं। क्या मराठी अस्मिता की पुकार ने पुरानी दुश्मनी भुला दी? क्या ये सियासी पुनर्जन्म की पटकथा है? क्या महाराष्ट्र का ये मंच 2025 के भारत की राजनीति की नींव रख रहा है? इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राज ठाकरे जो कह रहे हैं उसे आप गौर से सुनिए। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। साल 2006 एक मंच पर थे बाला साहब ठाकरे, उनके भतीजे राज ठाकरे और बेटे उद्धव ठाकरे। परिवार था, विरासत थी, शिवसेना का परचम लहरा रहा था। लेकिन बाला साहब की छाया हटते ही रिश्तों में दरार पड़ गई। राज को विरासत नहीं मिली तो बनाई अपनी राह, नाम दिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और उद्धव को मिली शिवसेना की कमान। लेकिन हर चुनाव में चुनौती बनकर सामने आए राज ठाकरे। साल दर साल रिश्तों में आई दूरियां बढ़ती गई, सियासत में कद घटता गया, वोट बैंक खिसकता गया। लेकिन 2025 में पिछले कुछ महीनों में ऐसा हुआ कि आज मुंबई के वर्ली में विजय रैली के नाम से कार्यक्रम हुआ और एक साथ आए दोनों ठाकरे बंधु। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो 20 साल तक अलग अलग रास्ते चलते रहे वो एक मंच पर आज आ गए। दरअसल फडणवीस सरकार ने इस साल 16 और 17 अप्रैल को 2 आदेश दिए थे, जिसके तहत हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य भाषा बना दिया गया था। सरकार के आदेश के मुताबिक कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले छात्र तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भारतीय भाषा चुन सकते हैं। जिसके बाद विरोध हुआ तो फिर 17 जून को संशोधित आदेश जारी किया गया, जिसमें हिंदी को ऑप्शनल बनाया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन कक्षाओं के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई थी। लेकिन जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इसे मराठी अस्मिता का कार्ड चलकर विरोध का बिगुल फूका और 5 जुलाई को सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया, इसके पहले ही फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ गई और आदेश को वापस ले लिया। फडणवीस सरकार ने कमेटी बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी फिलहाल हिंदी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। माझ्या मराठीकडे, माझ्या महाराष्ट्राकडे वेडावाकड्या नजरेने पाहायचं नाही कोणी। लालकृष्ण अडवाणी सेंट पॅट्रिक हायस्कूल ख्रिश्चन मिशनरी स्कूल मध्ये शिकले। हिंदुत्वावर शंका घेऊ का त्यांच्या? मुंबई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करीब 48 मिनट तक हिंदी मराठी भाषा विवाद, मुंबई महाराष्ट्र, बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे। उद्धव ठाकरे ने मराठी के नाम पर तोड़फोड़ और बवाल की आलोचना नहीं की, बल्कि उसे सही ठहराते हुए कुछ ये कहा। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये, आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। शिवसेना की नींव ही गैर मराठियों के खिलाफ डाली गई थी। इस दौरान हिंदी भाषी और दक्षिण भारत के लोग शिवसेना के निशाने पर रहे। इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की राह चुनी, लेकिन आज फिर वो भाषा के भंवर में फंस गई है। आज बाल ठाकरे तो नहीं है, लेकिन उनके बेटे और भतीजे हिंदी को लेकर सियासी बाजी चल रहे हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही। तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही। माना जा रहा है कि उद्धव और राज ठाकरे का साथ मुंबई नगर पालिका चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। मराठी वोटों का ध्रुवीकरण भी हो सकता है। मुंबई नगर पालिका एशिया का सबसे धनी स्थानीय निकाय है। 2025-26 में इसका बजट 74,247 करोड़ है। हालांकि फिलहाल मुंबई नगर पालिका के चुनाव को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ठाकरे बंधु इसकी जमीन तैयार करना चाहते हैं।
महाराष्ट्र में अगर ये कार्ड चलता है तो फिर राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रवाद की बहस तेज हो जाएगी, जो कि बीजेपी की सियासत के लिए ठीक नहीं है। हिंदी भाषा को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बयानों को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि दोनों भाई भाषा के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए साथ आ रहे हैं। करने की सोच के साथ वो मिल रहा है। दोनों भाइयों ने देखा कि अलग रहकर उनकी ताकत ना सिर्फ बढ़ी बल्कि समाप्त हो गई। ऐसे में पुनः अपनी खोई हुई ताकत को, उस विरासत को संजोने की सोच के साथ, मुझे नहीं पता कि मन मुटाव मिटा है कि नहीं मिटा है। कई बार तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो राजनीतिक लाभ की दृष्टि से होती हैं, न कि वैचारिक संबंधों के जुड़ने से। वहीं कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी दोनों भाइयों पर सवाल उठाए हैं। उद्धव और राज के बयान के बहाने राज बब्बर ने बीजेपी सरकार को घेरा है। हालांकि उद्धव राज ठाकरे की रैली से कांग्रेस नदारद रही। हिंदी भाषी और मराठी की प्राथमिकता को आगे करने के लिए कहा जा रहा है और हर जगह हर प्रदेश के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें सुलझ सकती थी। ये चीज़ें कभी महाराष्ट्र में इस बात को लेकर कभी सवाल नहीं उठे थे, और जब भी उठे थे तो उसकी प्राथमिकता जिसको मिलनी चाहिए वो दी गई थी। ऐसी कुछ बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के इस तरह की कुछ हरकतें की हैं जिसकी वजह से ये सवाल सारे सामने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कट्टरवादिता ना होकर जो एक सम्मानजनक जो रास्ता है वो निकलेगा। हिंदी पट्टी में सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी भी बयान फूंक फूंक कर दे रही है। भाषा को लेकर देश के किसी भी राज्य में किसी प्रकार का विवाद देश की एकता और अखंडता को मद्देनजर रख करके अच्छा नहीं है। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, हिंदी रहेगी, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, राज्य की भाषाएं हैं, हमारे पार्लियामेंट में भी लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, तो क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान रहना चाहिए और उनको लेकर किसी प्रकार का विवाद करना ठीक नहीं। मराठी अस्मिता बनाम हिंदी की लड़ाई की हवा दूसरे राज्यों तक फैल सकती है। तमिलनाडु में डीएमके पहले ही हिंदी के खिलाफ आवाज उठाती रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी हिंदी के खिलाफ उसके नेता जहर उगलते रहे हैं। ममता बनर्जी भी बंगाली का राग छेड़कर बीजेपी के खिलाफ मुसीबत खड़ी कर सकती है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सियासत को मराठी अस्मिता का नाम दिया जाए या चुनावी मजबूरी, क्या हिंदी विरोध के जरिए मराठी वोट बैंक को साधा जा सकता है? राजनीति की ये चालें महाराष्ट्र की जनता समझती है। महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा, अस्मिता और सत्ता का समीकरण पुराना है, लेकिन हर बार इसके किरदार बदल जाते हैं। इस बार किरदार के केंद्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हैं, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एकजुटता मराठी अस्मिता की खातिर है या फिर सियासी मजबूरियां भी छुपी हैं।